दोस्तों पहले हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। और अब हम लोग इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आगे आपके एग्ज़ाम भी बहुत सारे आने वाले हैं, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में स्कूल एजुकेशन को डिस्कस किया गया है और इस स्कूल एजुकेशन को अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड किया गया। तो दोस्तों ये स्कूल एजुकेशन को अलग अलग 8 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। दूसरा रहेगा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा आएगा वो आएगा आपका ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। चौथा रहेगा स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। पांचवा रहेगा शिक्षक। छठा रहेगा समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। और सातवां रहेगा यहाँ पर स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। और आठवां रहेगा स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन। तो ये हमने डिस्कस किए कुछ इसके सब पार्ट्स, जो कि पार्ट 1 के अलग अलग सब पार्ट हैं, वो हम लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो पहला जो दोस्तों है वो है आपका स्कूल एजुकेशन पार्ट 1, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्कूल एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लोग जो है DLED जिन्होंने किया है उनके लिए यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और बाकी सभी एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। बट हमारा मोटिव एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अच्छे से समझें। अगर कोई उसे कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछा भी जाता है तो उसका आंसर हम लोग अच्छे तरीके से दे पाएँ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 है स्कूल एजुकेशन, और उसमें सबसे पहले जो लाइन्स कही गई हैं वो क्या कही गई हैं उस पर हम लोग आइए विस्तार से बात करते हैं। कहा गया है दिस पॉलिसी एनविसेजेस दैट द एक्सटेंट 10+2 structure in school education will be modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5+3 plus 3+4 covering ages 3 to 18 as shown in the representative figure and elaborated in details later under chapter 4। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि पॉलिसी का मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीति होता है, और यहाँ पर जो कहा गया है वो कहा गया है कि यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में दिया गया है, और इसे अध्याय 4 में भी विस्तृत विवरण इसका दिया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर कहा गया है इसका। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या था, पिछला जो अकादमिक ढांचा था वो क्या था, और नया पैडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर क्या है। पैडागोजिकल की अगर हम बात करें तो ये शैक्षणिक होता है, और करिकुलर की बात करें तो ये पाठ्यक्रम होता है। तो पैडागोजिकल जिसमें कि आपकी पैडागोजिकल जो भी गतिविधियां हैं वो आ जाती हैं, और करिकुलर में आपका जो भी सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है वो आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को भी बहुत अच्छे से समझिएगा, पैडागोजिकल एंड करिकुलर। और एकेडमिक पिछला जो था वो एकेडमिक स्ट्रक्चर था, नया जो है वो पैडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि पिछला जो स्ट्रक्चर था वो क्या था और नया स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रीवियस जो था वो एकेडमिक स्ट्रक्चर था, नया जो है वो पैडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो कहा है उन्होंने कहा है कि पिछली जो 10+2 स्ट्रक्चर वाली स्कूल एजुकेशन थी उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, और इसको मॉडिफाई किया गया है पैडागोजिकल और करिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग करके। अब नया जो ढांचा बनाया गया है वो 5+3+3+4 रहेगा। पिछला 10+2 था, नया 5+3+3+4 रहेगा। ये दो जो है चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर याद रखना है। और एज ग्रुप जो है जो पहले जो है कवर कर रहा था वो कर रहा था आपका
अगर हम बात करें तो 18 साल तक, लेकिन 6 से 18 साल तक, ठीक है, 6 से 18 साल तक का कवर कर रहा था। अभी जो है वर्तमान में दोस्तों ये करेगा 3 से 18 साल तक का एज को कवर करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एज को ये कवर करने वाला है। तो 3 से 18 साल तक की एज को अभी वर्तमान में ये कवर करेगा, एज शोन इन द रिप्रेजेंटेटिव फिगर एंड एलैबोरेटेड इन डिटेल्स लेटर अंडर चैप्टर 4। चैप्टर 4 में इसकी डिटेल्स के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग प्रीवियस जो है दोस्तों ये एकेडमिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, ये एकेडमिक स्ट्रक्चर है और आपको इसे याद रखना है कि प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर है और नया जो है वो पैडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर है। तो एकेडमिक और पैडागोजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर में आपको अंतर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पिछला जो था दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि जो क्लास शुरू होती थी वो आपकी कक्षा 6 से शुरू होती थी, मतलब कक्षा 6 से क्या बात करें, सॉरी, कक्षा 3 मतलब कक्षा 1 से आपकी जो है स्टार्ट होती थी। तो लेकिन जो एज रहती थी वो आपकी जो है 6 रहती थी, मतलब आप जब 6 साल के होंगे तब आपकी जो है एजुकेशन स्टार्ट होती थी। और ये जो है बिल्कुल खाली आप देख रहे हैं, ये जो है इसको गैप को भर दिया गया है, सबसे नीचे का जो गैप है इसको फिल कर दिया गया है। इसको फिल कैसे किया गया है, देखिए ये जो है फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है, इस स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो गैप भरा गया है वो भरा गया है आपका फर्स्ट 3 ईयर्स, और फर्स्ट 3 ईयर्स जो रहेंगी वो आपकी आंगनबाड़ी और प्री स्कूल एजुकेशन और बाल वाटिका। तो पहले 3 साल मतलब कि या तो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल एजुकेशन या बाल वाटिका रहेगी। एज जो रहेगी वो 3 से 6 साल की रहेगी। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप, इसी फाउंडेशनल में जो अगले 2 साल रहेंगे वो रहेंगे क्लास 1 एंड क्लास 2। तो देखिए पहले क्या होता था, आप क्लास 1 से सीधा स्टार्ट कर देते थे, बच्चे उस जो पाठ्यक्रम है उसको, एकेडमिक जो स्ट्रक्चर था उसको लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं रहते थे। इसके कारण हम देखते थे कि कक्षा 5 तक पहुँचते पहुँचते भी बहुत सारे बच्चों को गणित के जोड़ घटाव के सवाल नहीं आ पाते थे, कई सारी चीज़ें बच्चे नहीं कर पाते थे। तो अभी की स्थिति में अगर हम देखें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें जो है पहले 3 साल आपकी आंगनबाड़ी, प्री स्कूल एजुकेशन और बाल वाटिका रहेगी, जो कि एज 3 से 6 रहेगी। अनदर 1 जो रहेगी वो 2 ईयर्स रहेगी, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो एज जो रहेगी वो 6 से 8 रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं कि जो एज रहेगी वो आपकी 3 से 8 साल तक फाउंडेशनल स्टेज में एज रहेगी, 3 से 8 साल तक की, और क्लास जो है वो क्लास 2 तक की, ठीक है, दूसरी क्लास तक बच्चे पढ़ेंगे फाउंडेशनल स्टेज में। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तो ये कहा गया है इसको प्रिपरेटरी स्टेज। तो प्रिपरेटरी स्टेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये तो जो खाली गैप था इसको भरने के बाद जो प्रिपरेटरी का जो पहला थोड़ा गैप था उसको भी इसमें कवर किया गया है। मतलब जो पिछला जो था एकेडमिक स्ट्रक्चर उसका थोड़ा ये कवर करके इसको बना दिया गया था फाउंडेशनल। अब इसका जो ओवरऑल है उसमें से थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने अलग अलग डिवाइड करके करा है। तो ये देखिए ये है प्रिपरेटरी स्टेज। तो प्रिपरेटरी स्टेज की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से तैयार करती है फाउंडेशन के बाद बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर क्लास 3 से क्लास 5 तक का जो अध्ययन रहेगा वो इस स्टेज में रहेगा, और एज रहेगी 8 से 11। तो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 3 साल का ये रहेगा। इसमें कक्षा 8 से कक्षा 11 तक के जो है बच्चे यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज, ये है आपकी मिडिल। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये रहेगी एज आपकी 11 से 14, और इसमें जो है क्लास 6 से क्लास 8 तक का जो है अध्ययन इसमें किया जाएगा। ये मिडिल जो है स्टेज है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपका रहेगा जो कि +2 था, ये 10 था पूरा, है ना, इस +2 को अलग कर दीजिए, ये 16 से 18 साल के लिए था। अब इसको यहाँ पर सेकेंडरी में 14 से 18 कर दिया गया है, क्लास 9 से 12, 14 से 18, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, इसको पूरा चेंज ही कर दिया गया है। तो इसको हमने 5+3+3+4 क्यों कहा है, क्योंकि पहले 5 साल आप देख सकते हैं, 3 साल ये आंगनवाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका वाले, 2 साल आपके क्लास 1-2, तो ये हो गए आपके 5,
फिर आ जाते हैं 3 से 5 साल वाले, 3, 4, 5, जो 8 से 11 एज में प्रिपरेटरी स्टेज में, तो ये हो गए 3। फिर आ जाते हैं आपके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, तो आपको थोड़ा सी समझ में आए। तो ये हो गए आपके 5, फिर ये हो गए आपके 3, और यहाँ पर फिर आ जाते हैं मिडिल, ये रहेगा आपका फिर 3 साल, क्लास 6 से 8, तो ये हो गए आपके 3। फिर यहाँ पर आपका रहेगा जो है सेकेंडरी, वो रहेगा आपका क्लास 9 to 12, तो ये हो जाएगा आपका 4 साल का। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है 5+3+3+4, तो इसलिए इसको इस प्रकार के ढांचे के रूप में कहा गया है। तो दोस्तों आगे कहा गया है कि करंटली चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 आर नॉट कवर्ड इन द 10+2 स्ट्रक्चर एज क्लास 1 बिगिंस एट एज 6। तो कहा गया है कि करंटली यानी वर्तमान में जो बच्चे हैं एज ग्रुप 3 से 6 वाले, वो कवर नहीं किए गए थे जो वर्तमान का जो 10+2 स्ट्रक्चर है उसमें। तो अब जो है, क्योंकि जो क्लास 1 जो शुरू होती थी वो कक्षा जो वो है एज 6 से शुरू होती थी, मतलब जब आप 6 साल के होते थे तब आपकी जो क्लास 1 है वो बिगिन मतलब शुरू होती थी। तो वो है कवर नहीं किए जा रहे थे बच्चे, क्योंकि 3 से 6 साल का जो पीरियड होता है उस समय बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत ही तेज़ी से विकास करता है, डेवलप हो जाता है। उस समय भी बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो उनकी आधारभूत शिक्षा बन जाती है। तो ज़रूरी ये है कि हम उस समय भी बच्चों को शिक्षा दें। तो कहा यह गया है कि इन द न्यू 5+3+3+4 structure a strong base of early childhood care and education ECCE from age 3 is also included, which is aimed at promoting better overall learning, development and well-being। तो कहने का अर्थ दोस्तों यहाँ पर ये है कि नया जो ढांचा है 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष के बच्चों को शामिल करके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE जिसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी एक मजबूत बुनियाद को शामिल यहाँ पर किया जाएगा, जिससे आगे चलकर बच्चों का बेहतर विकास हो और वे बेहतर उपलब्धियाँ हासिल कर सकें, खुशहाल हों। वेल बीइंग मतलब खुशहाल हों। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका 1.1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहा गया है ओवर 85% ऑफ अ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो है 85% से ज़्यादा चाइल्ड्स बच्चे का क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6। तो जो उम्र इच्छा है उससे पूर्व बच्चे के 85% से अधिक मस्तिष्क का विकास हो जाता है, इंडिकेटिंग द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ appropriate care and stimulation of the brain in the early years in order to ensure healthy brain development and growth. Presently, quality ECCE is not available to crores of young children, particularly children from socioeconomically disadvantaged backgrounds. Strong investment in ECCE has the potential to give all young children such access, enabling them to participate and flourish in the educational system throughout their lives. Universal provisioning of quality early childhood development, care and education must thus be achieved as soon as possible and no later than 2020 to ensure that all students entering grade 1 are school ready। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर आप पूरा आर्टिकल अगर पूरा जो पढ़ेंगे तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के 85% मस्तिष्क का जो विकास है वो जो है 6 की जो उम्र है उससे पहले हो जाता है। तो ये काफ़ी रिसर्च में भी ये जो है दोस्तों प्रूव हो चुका है कि बच्चों का 6 वर्ष से पूर्व ही 85% से ज़्यादा मस्तिष्क का विकास हो जाता है और मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उनके आरंभिक 6 वर्षों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय की बात करें तो जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए करोड़ों के करोड़ बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए
शिक्षा उपलब्ध नहीं है, जिसको हम ECC बोलते हैं, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, वो उपलब्ध नहीं है। इसीलिए ECC में निवेश करने की ज़रूरत है, जिससे कि देश के सभी बच्चों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो और वो जो है आगे स्कूली शिक्षा के लिए तैयार हो। और यहाँ पर कहा यह गया है कि इस प्रावधान को जल्द ही 2030 से पूर्व तक उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरीके से रेडी हो पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर आगे जो कहा गया है मैं आपको बताऊं, तो देखिए यहाँ पर हम तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है ECCE के बारे में। तो देखिए कहा गया है ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आइडियली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसिटेड, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो कहने का मतलब ये है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें आइडियली का मतलब होता है मतलब बेसिकली या आइडियली कंसिस्ट मुख्य रूप से किस चीज़ को शामिल किया गया है, तो फ्लेक्सिबल मतलब लचीली, बहुआयामी मतलब मल्टीफेसिटेड, मल्टी लेवल यानी कि बहुस्तरीय, प्ले बेस्ड यानी कि खेल आधारित, और गतिविधि आधारित यानी कि एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। तो आगे इसमें कहा गया है कंप्राइजिंग, जो इसमें जो है जैसे क्या क्या कहा गया है, अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेजेस, नंबर्स, काउंटिंग, कलर्स, शेप्स, इंडोर एंड आउटडोर प्ले, पजल्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग एंड अदर विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा एंड पपेट्री, म्यूज़िक एंड मूवमेंट। तो देखिए क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है जैसे पहले बात करें कंप्राइजिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स यानी कि अक्षर, फिर कहा गया है लैंग्वेजेस मतलब भाषा, फिर कहा गया है नंबर्स मतलब संख्या, काउंटिंग मतलब गिनती, कलर्स मतलब रंग, शेप्स मतलब आकार, इंडोर एंड आउटडोर प्ले मतलब खेल, मतलब जो अंदर खेले जाने वाले खेल और बाहर खेले जाने वाले खेल, पजल्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, तो पजल मतलब होता है पहेलियाँ, लॉजिकल थिंकिंग मतलब तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं जिसे, चित्रकला जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और आगे बात करें तो इसके बाद आता है अदर विजुअल आर्ट क्राफ्ट। तो विजुअल आर्ट क्राफ्ट में अगर हम बात करें तो इसमें जैसे आ जाते हैं आपके जैसे कि कला, विजुअल आर्ट में कला, आर्ट मतलब तो कला होता है, विजुअल आर्ट क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो अलग अलग क्राफ्ट होते हैं जैसे कि खिलौने बनाना आदि। और ड्रामा की अगर हम बात करें तो ये जो है नाटक में आ जाते हैं, है ना। फिर आ जाते हैं आपके पपेट्री अगर हम बात करें तो ये आता है आपका कठपुतली बोलते हैं पपेट्री। म्यूज़िक एंड मूवमेंट, संगीत, है ना, संगीत बोलते हैं म्यूज़िक, और मूवमेंट मतलब जो अन्य गतिविधियाँ होती हैं उनको अगर हम इंक्लूड करें तो वो इसमें आते हैं। फिर हम आगे आ जाते हैं दोस्तों, तो इसमें कहा गया है इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल कैपेबिलिटीज, सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर, कर्टेसी, एथिक्स, पर्सनल एंड पब्लिक क्लीनलीनेस, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। आगे इसमें कहा गया है तो अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, सोशल कैपेबिलिटीज़, सेंसिटिविटी यानी कि मानवीय संवेदना, गुड बिहेवियर यानी कि अच्छा व्यवहार, कर्टेसी का मतलब होता है दोस्तों आपका जिज्ञासा, कर्टेसी का मतलब जिज्ञासा नहीं होता, कर्टेसी का मतलब होता है दोस्तों शिष्टाचार, कर्टेसी मतलब होता है शिष्टाचार। एथिक्स की बात करें तो नैतिकता, पर्सनल एंड पब्लिक क्लीनलीनेस यानी कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, टीम वर्क की बात करें तो समूह में कार्य करने की भावना, एंड कोऑपरेशन की बात करें तो ये सहयोग होता है। द ओवरऑल एम ऑफ ECCE विल बी टू अटेन ऑप्टिमल आउटकम्स इन द डोमेन्स ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बात कहा गया है कि द ओवरऑल एम मतलब पूरे तरीके से लक्ष्य जो है
वो क्या है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ECC विल बी अटेन टू ऑप्टिमल आउटकम्स इन द डोमेन्स ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। तो कहने का अर्थ पूरा का पूरा ये है कि ECC का जो समग्र उद्देश्य है वो बच्चों का शारीरिक, भौतिक विकास, संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास होता है, समाज संवेगात्मक नैतिक विकास यहाँ पर अगर बात करें, और इसके अलावा सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। ऑप्टिमल आउटकम्स मतलब अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है इन द डोमेन्स ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस किया गया है। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया इसको, एक एक पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या कहा गया है आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो 1.3 में यहाँ पर कहा गया है अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCPF ECCE for children up to the age of 8 will be developed by NCERT in two parts, namely a sub-framework for 0 to 3 years old and a sub-framework for 3 to 8 years old. Aligned with above guidelines, the latest research on ECCE and national and international based practices, in particular the numerous rich local traditions of India developed over millennia of ECCE involving arts, stories, poetry, games, songs and more will also be suitably incorporated. The framework will serve as a guide both for parents and for early childhood care and education institutes. तो कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कि NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल अवस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और ढांचा जिसे NCPF ECCE कहा गया है विकसित किया जाएगा। किसके लिए विकसित किया जाएगा? 8 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए, ठीक है, विकसित किया जाएगा 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट किया जाएगा के लिए जो है विकसित किया जाएगा, और इसका नाम रहेगा NCPF ECCE, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 0 से 3 के लिए अलग और 3 से 8 के लिए अलग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 से 3 वर्ष बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क अलग और 3 से 8 के लिए एक अलग सब फ्रेमवर्क यहाँ पर विकसित किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ECCE राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार, तो राष्ट्रीय और नेशनल और इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको जो है अपने उसमें शामिल करेगा, है ना। और इसके अलावा हम बात करें सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल अवस्था की शिक्षा और विकास के लिए समृद्ध हैं और स्थानीय परंपराओं से जो विकसित हुई हैं उनको भी शामिल यहाँ पर किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों 1.3। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपकी स्टोरीज़ को भी शामिल किया जाएगा, गेम्स, सॉन्ग्स एंड बाकी चीज़ें हैं जो इनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। द फ्रेमवर्क विल सर्व एज द गाइड बोथ पेरेंट्स एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो ये जो है जो फ्रेमवर्क रहेगा, ये फ्रेमवर्क जो है गाइड की तरह कार्य करेगा, ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी। तो अब आ जाते हैं हम 1.4 पर। तो 1.4 पर क्या कहा गया है? द overarching goal will be to ensure। तो दोस्तों यहाँ पर 1.4 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो overarching goal will be ensure universal access to high quality ECCE across the country in a phased manner। चरणबद्ध तरीके से ECCE जो है वो पूरी कंट्री में, पूरे देश में सुनिश्चित करें, संस्थानों को खोलें, ये सब यहाँ पर कहा गया है। स्पेशल अटेंशन एंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोकेशंस दैट आर पर्टिकुलरली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। मतलब विशेष रूप से जो फोकस रहेगा वो उन पर रहेगा जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जिले हैं। कहने का अर्थ है कि विशेष प्राथमिकता उन जिलों को होगी जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।
ECC shall be delivered through a significantly expanded and strengthened system of early childhood education institute consisting of a standalone Anganwadis, B. Anganwadis co-located with primary schools, C. Primary schools section covering at least age 5 to 6 years co-located with existing primary schools, and D है standalone preschools of all of which would recruit workers, teachers specially trained in the curriculum and pedagogy of ECCE। तो 1.4 में ओवरऑल ये कहा गया है कि विस्तृत और सशक्त ECC संस्थानों द्वारा ECC प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिसमें पहला है कि पहले से काफ़ी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से। फिर दूसरा है प्रारंभिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम से। गा है यहाँ पर पूर्व प्राथमिक विद्यालयों जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं। सबसे लास्ट में अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ECC के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों शिक्षकों को भर्ती करेंगे। आ जाते हैं हम आगे 1.5 पर। तो 1.5 पर कहा गया है फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू ECCE आंगनबाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथेंड विद हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले इक्विपमेंट एंड वेल ट्रेन्ड आंगनबाड़ी वर्कर्स, टीचर्स। Every Anganwadi will have a well ventilated, well designed, child friendly and well constructed building with an enriched learning environment. Children in Anganwadi centers shall take activity filled tours and meet the teachers and students of their local primary schools in order to make the transition from Anganwadi centers to primary schools a smooth one. Anganwadi shall be fully integrated into school complexes, clusters, and Anganwadi children, parents, and teachers will be invited to attend and participate in school complex programs and vice versa. So 1.5 में पूरा ये कहा गया है दोस्तों कि प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ECC की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने और उपकरण के पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों के संक्रमण को मतलब ट्रांजिशन पीरियड जो होता है, संक्रमण का मतलब ट्रांजिशन पीरियड, उसको सुचारू बनाया जा सके। आंगनबाड़ियों को स्कूल परिसरों समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनबाड़ी बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1.6 पर। तो 1.6 पर कहा गया है कि यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु के पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले है में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ECC योग्य शिक्षक है। तैयारी कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयारी कक्षाओं का भी विस्तारित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षण जो आंगनबाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ओवरऑल 1.6 में जो कहा गया है आप देख सकते हैं, इट इज़ एनविसेज्ड दैट प्रायर टू द एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल बी मूव टू प्रिपरेटरी क्लास। प्रिपरेटरी क्लास में हर एक बच्चे को 5 वर्ष की आयु के पहले जाना पड़ेगा या बाल वाटिका में, है ना, which has an ECC qualified teacher होना चाहिए वहाँ पर। The learning in the preparatory class shall be based primarily on play-based learning with a focus on developing cognitive, affective and psychomotor abilities and early literacy and numeracy. The mid-day meal program shall also be extended to the preparatory class in primary schools. Health checkups and growth monitoring that are available in the Anganwadi system shall also be made available to preparatory class students ऑफ आंगनबाड़ी एज वेल एज ऑफ प्राइमरी स्कूल्स। हेल्थ चेकअप भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1.7 पर, और 1.7 में यहाँ पर क्या क्या मेन चीज़ों पर फोकस किया गया है आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है टू प्रिपेयर एन इनिशियल कैडर
of high quality ECC teachers in Anganwadis. Current Anganwadi workers teachers will be trained through a systematic effort in accordance with the curricular pedagogical frameworks developed by NCERT. यहाँ पर दोस्तों बेसिकली बात ये की गई है कि ECC शिक्षकों का जो कैडर तैयार है उसको करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं और शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम जो है उसका एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे जो बात इसमें की गई है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स विथ क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 एंड अबव शैल बी गिवन अ 6 month सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ECC। यानी कि जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स रहेंगे जिनके पास 10+2 या उससे ज़्यादा की डिग्री है तो उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम करवाया जाएगा। और आगे कहा गया है कि एंड दोज विथ लोअर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी गिवन अ 1 year डिप्लोमा प्रोग्राम covering early literacy, numeracy and other relevant aspects of ECC। यानी कि इससे कम अगर किसी की योग्यता है तो उसको 1 साल का एक डिप्लोमा करवाया जाएगा जिसमें कि जो है अर्ली लिटरेसी को कवर किया जाएगा, न्यूमरेसी को कवर किया जाएगा एंड अदर रेलेवेंट एस्पेक्ट जो हैं ECC के वो कवर किए जाएंगे। आगे कहा गया है कि these programs may be run through digital distance mode using DTH channels as well as smartphones। मतलब ये प्रोग्राम जो हैं वो जो है DTH के थ्रू भी रन होंगे, अलग स्मार्टफोन्स के जरिए भी रन होंगे, जिससे कि टीचर्स allowing teachers to acquire ECC qualifications with minimal disruption to their current work। मतलब कि जो शिक्षक हैं उनका करंट वर्क भी डिस्टर्ब ना हो और वो इस क्वालिफिकेशन को अपनी ले पाएँ। The ECC training of Anganwadi workers teachers will be mentored by the cluster resource centers of the school education department which shall hold at least 1 monthly contact class for continuous assessment। तो यहाँ पर आगे कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों शिक्षकों के ECC प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम एक मासिक कक्षा भी चलाएगा, ये यहाँ पर कहा गया है। स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर कैडर्स फॉर प्रोफेशनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू स्टेज स्पेसिफिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, mentoring mechanisms and career mapping। Necessary facilities will be created for the initial preparation of these educators and their continuous professional development। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और कैरियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों की कैडरों को तैयार करना होगा। इन शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास CPD के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। तो ये यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD का विकास भी किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 1.8 पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या कहा गया है। ECCE will also be introduced in ashram salas in tribal dominated areas and in all formats of alternative schooling in a phased manner। phased manner का मतलब होता है चरणबद्ध तरीके से। ECCE को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रम शालाओं में भी शुरू किया जाएगा। आश्रम शालाओं में ECCE को एकीकृत करने और इसे लागू करने के लिए द प्रोसेस फॉर इंटीग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECCE इन आश्रम शाला एंड अल्टरनेटिव स्कूलिंग विल बी सिमिलर टू दैट डिटेल्ड अबव। मतलब जो ऊपर डिस्कस किया गया है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होगा। फिर हम आ जाते हैं 1.9 पर। इसमें कहा गया है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ECCE करिकुलम एंड पेडागोजी विल लाई विथ MHRD टू इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल थ्रू प्राइमरी स्कूल and to ensure due attention to the foundational aspect of education।
कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि ईसीसी पाठ्यक्रम और शिक्षण की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की होगी, ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम विल बी कैरिड आउट जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। A special joint task force will be constituted for continuous guidance for the smooth integration of early childhood care and education into school education। लास्ट में दोस्तों कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय जिसको हम बोलते हैं WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो गया MHFW, और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की सुचारू एकीकरण और सतत मार्गदर्शन के लिए विशेष संयुक्त कार्यबल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एक हम राउंड अप पूरा इसका ले लेते हैं, एक समरी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है, जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ से हम इंट्रोडक्शन को पहले डिस्कस कर चुके थे। इंट्रोडक्शन को हमने प्रीवियस अपने चैप्टर में डिस्कस किया है, जिस प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे हमने जो है इंट्रोडक्शन के बाद विजन को हम यहाँ से डिस्कस किया हमने। तो आज हमने दोस्तों डिस्कस किया पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन में। हमने जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था 10+2 उसको हम चेंज कर रहे हैं 5+3+3+4 में, जो कि 3 से 18 साल के बच्चों को कवर करेगा। ये एकेडमिक स्ट्रक्चर था, ये पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर है। ये कवर कर रहा था दोस्तों 6 से 18 साल के बच्चों को, ये कवर कर रहा है 3 से लेके 18 साल के बच्चों को, है ना, अंतर इसमें इतना है। अभी हम बात करें तो क्लास यहाँ पर कोई डिवाइडेशन नहीं था, 10+2 था, अब हो रहा है 5+3+3+4, यानी कि ये 5 है फाउंडेशनल स्टेज, 3 है प्रिपरेटरी स्टेज, 3 है आपकी मिडिल स्टेज, 4 है आपकी सेकेंडरी स्टेज। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 साल आपके आंगनवाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका में गुजरेंगे, अगले 2 साल आपकी क्लास 1 और 2 में। प्रिपरेटरी स्टेज में 3 आपके रहेंगे, 3, 4, 5, मिडिल में आपके रहेंगे 6 से 8, सेकेंडरी में आपके रहेंगे 9 to 12। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया 85% चाइल्ड का जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है 6 साल की उम्र से पहले। ये डिस्कस किया 2030 के पहले तक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए। ये भी डिस्कस किया हमने किस तरीके की यहाँ पर ECC में स्कूल्स में क्या क्या एक्टिविटी रहेंगी, फ्लेक्सिबल एजुकेशन होगी, मल्टी फैसिलिटेड होगी, पजल्स, आउटडोर प्ले, ये सब चीज़ें डिस्कस की। इसके बाद हमने यहाँ पर एक नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क जो कि NCERT प्रिपेयर करेगा, अलग अलग 0 से 3 साल के लिए अलग, 3 से 8 साल के लिए अलग हमने डिस्कस किया। ECC हमने अटेंशन किस पर रहेगा, तो हमने एग्जिस्टिंग जो आंगनबाड़ी हैं उनको किस तरीके से इसमें शामिल किया जाएगा वो डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया फॉर यूनिवर्सल एक्सेस ECC, यहाँ पर हमने किस तरीके के रूम्स होंगे, क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज होगी ये डिस्कस किया। एंड प्रिपरेटरी क्लास के बारे में डिस्कस किया, बाल वाटिका के बारे में डिस्कस किया। और हमने यहाँ पर फिर 1.7 में डिस्कस किया कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर वगैरह बनेंगे, है ना, करंट आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किस तरीके से किया जाएगा, 6 महीने का कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा। फिर यहाँ पर हमने ट्राइबल एरियाज़ और आश्रम शालाओं में भी बात की। फिर हमने बात की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि MHRD रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, और WCD HRD सब मिल के टास्क फोर्स का गठन भी इसमें होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो है फर्स्ट जो 1.1 पार्ट है स्कूल एजुकेशन का, ये आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा।